उमेश पाल मर्डर केस को हफ्ता बीत चुका है, मगर एक बुलडोजर को छोड़ दें तो यूपी पुलिस की तफ्तीश वहीं की वहीं है। न कातिल पकड़ा गया है, न ही कत्ल की वजह यूपी पुलिस अब तक सामने ला पाई है। कैमरे में कैद शूटरों की शिनाख्त भी वो अब तक नहीं कर पाई है। ऐसा लगता है मानो पूरी जांच बुलडोजर के पहिए के नीचे ही दबी हुई है। करीब से दूर से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, जिधर से मन करे देख लीजिए। हर एंगल से बुलडोजर साफ दिखाई दे जाएगा। पिछले 3 दिनों में तीसरी बार प्रयागराज में बुलडोजर चला है। ये जो सबसे ताजा बुलडोजर आप देख रहे हैं, ये जिस घर को जमींदोज कर रहा है, उस घर के मालिक के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ 16 केस दर्ज है। अब जाहिर है ये 16 के 16 केस आज तो दर्ज नहीं हुए होंगे। उमेश पाल हत्याकांड को हटा दें तो 15 केस पहले के यानी पुराने केस होंगे। अब सवाल यह है कि 16वें केस से पहले जब 15 केस इस घर के मकान मालिक के सर पर था, तब क्या बुलडोजर में तेल नहीं था? बताया जा रहा है कि ये घर माशुकुद्दीन का है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये घर उसका नहीं बल्कि उसकी टीचर बहू का है। वो भी घर लोन पर लिया हुआ है। अब अगर पिछले 3 दिनों में इन 3 बुलडोजरों की तस्वीर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ ढहते घर ही नजर आएंगे। उमेश पाल मर्डर केस की जांच का क्या हुआ? उमेश पाल के कातिल कहां छुपे हैं? उमेश पाल का कत्ल क्यों किया गया? ये सारे सवाल आपको बुलडोजर के बड़े बड़े पहियों के नीचे कुचले हुए नजर आएंगे। यानी फिलहाल की सच्चाई यही है कि उमेश पाल मर्डर केस की जांच बुलडोजर तले। उमेश पाल का कत्ल 24 फरवरी को हुआ था, यानी कत्ल को 8 दिन हो गए। अब इन 8 दिनों में इस बुलडोजर वाली जांच को किनारे रख दें तो यूपी पुलिस ने कत्ल की जांच कैसे की? जांच अभी कहां तक पहुंची? उमेश पाल के कातिलों का क्या हुआ? कत्ल का मकसद क्या था? इनमें से एक भी सवाल का जवाब वो शायद ही दे पाए। यूपी पुलिस इन सवालों के जवाब तो देगी नहीं, तो चलिए सच्चाई से आप खुद ही रूबरू हो लीजिए। सच्चाई ये है कि पिछले 8 दिनों में उमेश पाल पर गोली और बमों से हमला करने वाले एक भी शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगे। यानी अब तक एक भी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिवाय पहले दिन पकड़े गए एक वकील के और अगले दिन हुए एक एनकाउंटर के। शूटरों को छोड़िए, कत्ल की असली वजह यूपी पुलिस से पूछ लीजिए तो बगले झांकते हुए वजह बताने की बजाय एक नाम पर सारा किस्सा तमाम कर देते हैं, अतीक अहमद। अब जब यूपी पुलिस की जांच ही अभी बेनतीजा है तो उस पर क्या बात की जाए? लिहाजा उसी पर बात करते हैं जो कम से कम सामने दिखाई दे रहा है, यानी बुलडोजर। अब आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। ये तीनों तस्वीरें अलग अलग दिनों की हैं और इन 3 दिनों में शासन प्रशासन ने प्रयागराज में इन 3 अलग अलग मकानों को धराशायी कर दिया है। वैसे बताया तो ये गया कि ये मकान नियम कानूनों का उल्लंघन कर बनाए गए थे, मगर सच्चाई यही है कि इन तीनों ही मकानों पर चले इन बुलडोजरों का कनेक्शन उमेश पाल मर्डर केस से जरूर है। वरना ऐसी क्या बात थी कि पीडीए को कानून तोड़कर बनाए जाने वाले इन मकानों की याद एकाएक अब आई और ये कार्रवाई शुरू हो गई। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुक्रवार को जिस मकान को माशुकुद्दीन का बताकर जमींदोज कर डाला, उसके लिए दलील दी गई कि यह मकान एयरफोर्स की जमीन पर बना है। सवाल यह है कि जब ये मकान बन रहा था तब पीडीए कहां था? हाँ, ये जरूर है कि माशुकुद्दीन पर 16, उसके बेटे शाहजमन और शाह फतेह पर 40 और भतीजे असलूब पर 10 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। ये जो मकान है, इस मकान को लेकर के एक बात सामने आई कि बगल में एयरफोर्स स्टेशन है
एयरफोर्स स्टेशन की जमीन को कब्जा करके इस मकान को बनाए जाने की बात आई। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है जिसको मसकुद्दीन ने अपनी बहू को दान में दे दिया, और ये दान का जो एग्रीमेंट है रजिस्टर्ड है, वो उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद उसके बाद इस मकान को लोन लेने के बाद बनाया है। लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि ये जो जमीन है, इस जमीन को एयरफोर्स की जमीन बताई गई और जिस पर यह बुलडोजर चल रहा है। बहरहाल मसकुद्दीन और उनके 2 बेटों और उनके 2 भतीजों पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मसकुद्दीन पूरा मुफ्ती थाने के हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके इस मकान को इनकी बहू के नाम पर कागजों में ये दर्ज है। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ बहू के नाम का इस्तेमाल किया गया है, इसमें असल पैसा मसकुद्दीन का लगा है, जो कि अपराध से अर्जित कमाई है, जो उनके हनक से अतीक अहमद की करीबी होने के चलते जो पैसा कमाया उससे ये मकान खड़ा किया गया। अब बात उस जफर अहमद खान की जिसकी कोठी को जमींदोज करने के साथ ही माफिया को मिट्टी में मिला देने वाली कार्रवाई की शुरुआत। बांदा के रहने वाले जफर अहमद खान ने खुद को पत्रकार होने का दावा करते हुए ये कहा है कि उसका न तो उमेश पाल के कत्ल से कोई लेना देना है और न ही अतीक अहमद से। यहाँ तक कि जफर का कहना है कि उसकी आज तक कभी अतीक अहमद या उसके घर वालों से मुलाकात तक नहीं हुई। इसके बावजूद पीडीए की ओर से प्रयागराज के चकिया इलाके में मौजूद उसकी कोठी को धराशायी कर दिया गया। जफर ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है। उसने कहा है कि उसने प्रयागराज की वो कोठी अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी थी और उसे अपने बहनोई और एडवोकेट खान सौलत हनीफ के जरिए शाइस्ता परवीन को किराए पर दिया था। असल में खान सौलत हनीफ ने जब कुछ दिनों के लिए उससे अपनी कोठी शाइस्ता को किराए पर देने की पेशकश की थी तो बहनोई होने के नाते वो हनीफ को मना नहीं कर सका और शाइस्ता अपने बच्चों के साथ उसी कोठी में रहने लगी। जफर के मुताबिक कोठी का किराया 20,000 रुपए महीने का तय हुआ था। ऐसे में बगैर किसी पूर्व सूचना के सिर्फ इस बात पर कि उसकी कोठी में अतीक का परिवार रहता था उसे गिरा दिया गया। खान सौलत हनीफ ने मेरा ही मकान शाइस्ता परवीन को किराए पे देने के लिए मुझसे कहा, तो जिसके कारण मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको भी किराया मिलता रहेगा 20,000 रुपए। इन लोगों से दूर दूर तक मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है और ना ही मैं इलाहाबाद जाता जाता हूँ। हालांकि सस्ता मकान था और हमारे सब ज्यादातर परिवार का भी वहाँ मकान है। उन्होंने कहा कि तुम भी ले आके ले लो, तो किसी तरह हम लोगों ने पैसा जुड़ा करके दिया। वो भी आधा पैसा अपने बहनोई के कर्जदार भी हूँ, नहीं दे सका, लेकिन उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए और उनके साथ हमारा नाम जोड़ करके मेरे मकान को ढहा दिया गया। वैसे तो उमेश पाल के कत्ल के मामले की तफ्तीश के नाम पर अब तक यूपी पुलिस के हाथ खास कुछ नहीं लगा है। शूटरों का कोई अता पता नहीं है, लेकिन पुलिस के सूत्र कुछ सुरागों का दावा जरूर कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 24 फरवरी को उमेश पाल पर गोलियां बरसाने के बाद शूटरों ने गाड़ियां बदल बदल कर अपने ठिकानों तक भागने का प्लान बनाया था ताकि पुलिस के लिए उन्हें लोकेट करना मुश्किल हो जाए। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने हर जिले में गाड़ी बदली ताकि अगर एक जिले की पुलिस को उनके बारे में खबर हो भी जाए तो भी जब तक वो दूसरे जिले में पहुंचे तब तक गाड़ी बदल लिए जाने की वजह से उनकी पहचान मुमकिन न हो। सिर्फ इसी मॉडस ऑपरेंडी को ध्यान में रखकर ये समझा जा सकता है कि उमेश पाल के कत्ल की तैयारी कितनी खतरनाक थी। मामले की तफ्तीश में जुटी प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ को शूटरों के मूवमेंट के बारे में कुछ जानकारी मिली है। पता चला है कि वारदात को अंजाम देने के बाद तय प्लान के मुताबिक शूटरों ने जहां अपनी सफेद रंग की क्रेटा कार प्रयागराज में ही छोड़ दी थी, वहीं उन्हें पिक करने के लिए लखनऊ से 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां भेजी गई थी, जिनमें बैठकर शूटर जिले से बाहर निकल गए। छानबीन में पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। पुलिस सूत्रों की माने तो उमेश का कत्ल बेशक 24 फरवरी को हुआ, लेकिन इससे पहले 3 बार उमेश की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन अलग अलग वजहों से वो मुमकिन नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक फरवरी में ही 14, 18 और 21 तारीख को उमेश पर हमले के लिए उमेश के घर के आसपास ही शूटरों ने घात लगाया था, लेकिन उमेश बच निकला। प्रयागराज पुलिस ने कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर और सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग के बाद इस बात का खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि शूटर पहले कम से कम 3 बार उसके घर तक पहुंच गए थे। बीते 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले भी शूटरों ने 3 बार उमेश पाल की जान लेने की कोशिश की।
सबसे पहले 14 फरवरी, 18 फरवरी और उसके बाद 21 फरवरी को भी बदमाशों ने उमेश पाल का पीछा किया और ठीक उसी जगह पर जान लेने की कोशिश की जहां पर 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई, बम मारकर जान ले ली गई। बदमाशों ने उमेश पाल का पूरे रास्ते भर पीछा किया लेकिन 3 बार असफल रहे और चौथी बार जब 24 फरवरी की शाम को उमेश पाल अपने घर के पास पहुंचे तो उनके गोली और बम मारकर जान ले ली गई। उमेश पाल के कत्ल की साजिश कितनी शातिराना तरीके से बुनी गई, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने के लिए हर शूटर का रोल पहले से ही तय था। मसलन कौन गाड़ी चलाएगा, कौन हवाई फायर करेगा, कौन कवर फायर देगा, कौन बम चलाएगा और कौन पहले से ही किसी खरीदार के भेष में उमेश के घर के बाहर दुकान में मौजूद रहेगा। इतना ही नहीं, प्लानिंग किसी भी सूरत में लीक न हो जाए, इस बात का ख्याल रखते हुए मास्टरमाइंड ने न सिर्फ हर किसी को उसके हिस्से का काम बांट दिया था, बल्कि शूटआउट के चंद मिनट पहले तक शूटरों को इस वारदात में शामिल होने वाले दूसरे शूटरों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सीसीटीवी कैमरों की इन तस्वीरों को देखकर भी साफ है कि सारे शूटर एक साथ उमेश पाल या उसके गनर पर नहीं टूट पड़ते हैं, बल्कि कोई राइफल लेकर हवाई फायर करता है, कोई घूम घूम कर बम फेंकता है, कोई अचानक ही उमेश पाल पर हमला कर देता है और कोई उसे कवर फायर देता है तो कोई उमेश पाल किसी भी सूरत में बच ना पाए, इस बात का ख्याल रखते हुए गोली लगने के बावजूद पीछा कर उस पर और गोलियां दागता है। पुलिस की माने तो उमेश के घर के पड़ोस में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में ग्राहक बनकर घात लगाने वाले मोहम्मद गुलाम ने इस शूटआउट में एक अहम कड़ी का रोल अदा किया। ये मोहम्मद गुलाम ही था जिसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रहने वाले वकील सदाकत से संपर्क साधा था और शूटआउट की प्लानिंग के लिए हॉस्टल के रूम में बैठक करवाने की बात कही थी। बदले में उसने सदाकत को अतीक से जुड़े तमाम जमीन विवाद के मामलों में वकील के तौर पर नियुक्त कराने का भरोसा दिया था। गुलाम ने ही उसे अतीक अहमद के बेटे अली से भी मिलवाया था, जिसके बाद उसकी अली से दोस्ती हो गई। फिलहाल इस वारदात को अंजाम देने के बाद मोहम्मद गुलाम तो फरार है, लेकिन उसकी करतूत की कीमत अब उसके भाई राहिल हसन को चुकानी पड़ी है। राहिल हसन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर अध्यक्ष था, लेकिन इस वारदात के बाद उसके भाई गुलाम का नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने अब राहिल हसन को पद से हटा दिया है। दूसरी ओर प्रयागराज जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली की जमानत भी हाई कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। उसने कत्ल की कोशिश और 5 करोड़ की रंगदारी के एक मामले में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में अली अहमद का नाम आया है, लिहाजा उसे जमानत नहीं दी जा सकती। अगर जमानत दी गई तो गवाहों और समाज के लिए ये सुरक्षित नहीं होगा। उल्टी चिड़िया का पर गिरने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली हैं। 24 फरवरी से अब तक प्रयागराज से लेकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में तक पुलिस की टीमें डेरा डाले हैं, खाक छान रही हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, तो गोमती से लेकर गंगा के किनारे तक, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक अफसर बोलने को तैयार नहीं हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने सरकार को, प्रशासन को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े गोलियां बरसाई, बमबाजी की और फरार हो गए। आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।